युद्ध विराम से हमास को कैसे होगा फायदा? इजराइल के पास क्या है विकल्प? वीडियो के अंत तक देखें। इजरायली जेल से रिहा हुए फिलिस्तीनी इकट्ठा हुए और देशभक्ति के नारे लगाए। कुछ युवा मैले कपड़े पहने थकावट से चूर होने के बाद अपने माता पिता से मिलकर भावुकता से कंधे पर सिर रखकर आंसू बहा रहे थे। इस संख्या में फिलिस्तीनी लोग एकत्रित हुए थे। इन लोगों ने नारे लगाए, तालियां बजाई और हाथ मिलाए। रिहा किए गए कैदियों में 15 युवक स्तब्ध दिखाई दे रहे थे, मैले कपड़े पहने, थकावट से चूर। ये युवक रिहा होने के बाद जब अपने माता पिता से मिले तो उनके कंधों पर सर रखकर रोते हुए दिखाई दिए। रिहाई का समय रात का था, लेकिन आतिशबाजी की वजह से आसमान अलग अलग रंगों से पटा हुआ दिखाई दिया। वहीं देशभक्ति के संगीत ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। रिहा किए गए कैदियों में से कुछ ने फिलिस्तीनी झंडों को हाथ में लिया हुआ था तो कुछ ने हमास के हरे झंडों को अपने कंधों पर लिया हुआ था। जांच चौकी के बाहर निकलने के बाद उन्होंने जीत का संकेत दिया। रिहा हुए कैदियों में एक 17 साल का लड़का जमाल बाहमा भी था, जो उस दौरान धक्का मुक्की कर रहे पत्रकारों और नारे लगाते हजारों फिलिस्तीनी की भीड़ में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जमाल ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। उसने कहा, भगवान का शुक्र है। जमाल के पिता ने जब अपने बेटे को गले से लगाया तो उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो 7 महीने से पहली बार अपने बेटे को देख रहे थे। इजरायली बलों ने जमाल को पिछले वसंत में फिलिस्तीनी शहर ज़ेरिका में उसके घर से गिरफ्तार किया था और बिना किसी सुनवाई और आरोप के उसे हिरासत में रखा हुआ था। वहीं जमाल के पिता ने कहा, मैं उसे फिर से पिता की परवरिश देना चाहता हूँ। रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों में 24 महिलाएं भी शामिल थी, जिनमें से कुछ को इजराइल के सुरक्षा कर्मियों को चाकू मारने और अन्य प्रकार के हमलों के प्रयास में कई साल जेल की सजा सुनाई गई। 2 महीने से इजराइल की जेल में बंद 58 साल की हनान अल अरगौटी ने रिहा होने के बाद हमास और उसके नेता और गाजा के लोगों की तारीफ की। उसने कहा, अल्लाह हमारी तरफ से उन्हें इनाम दे, अगर ये न होते तो हम आज़ादी न देख पाते। सरकारी रिफाइनर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने प्रतिबंध से पहले 2018 में भारत ने ईरानी कच्चे तेल का 67% खरीदा था और अब यहां ईरान भारत के लिए बड़ा रिस्क भी ले रहा है। जहां अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान भारत के लिए जान पर खेलकर अपने क्रूड ऑयल पर मलेशिया का टैग लगाकर बेचने का भी सुझाव दे रहा है। सरकारी रिफाइनर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने प्रतिबंध के पहले 2018 में भारत ईरानी कच्चे तेल का 67% खरीदा था और अब यहां ईरान भारत के लिए बड़ा रिस्क भी ले रहा है। जहां अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान भारत के लिए जान पर खेलकर अपने क्रूड ऑयल पर मलेशिया का टैग लगाकर बेचने का भी सुझाव दे रहा है। दरअसल अभी तक ईरान यही करता था कि ईरान पहले मलेशिया में अपना क्रूड ऑयल भेजकर वहां से चीन में रिफाइनरी को भेजता था, जिसके बाद रिफाइन होकर पेट्रोल और अन्य उत्पाद वो चीन के माध्यम से अन्य देशों में सप्लाई करता था। और अब ईरान यही कह रहा है कि अगर भारतीय कंपनियां उसके डिस्काउंटेड रेट में इच्छुक हैं तो वो भारतीय कंपनियां मलेशिया से ईरान का तेल ले सकती हैं, जहां ईरान के तेल पर मलेशिया का टैग लगाकर भारत को एक्सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि ये ऑफर सुनते ही और अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरान के इस जुगाड़ को देखते ही भारतीय कंपनियों ने इस ऑफर को अभी अस्वीकार कर दिया है। लेकिन ईरान की तरफ से दिया गया ये ऑफर दिखाता है कि अरब देशों में अगर कतर ये सोच रहा है कि वो भारत को गैस सप्लाई नहीं करेगा तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता कैसे पूरी करेगा। तो कतर को उसके बाप से ही करारा जवाब मिला है, जहां ईरान भारत को डिस्काउंटेड ऑफर कच्चा तेल निर्यात करने को तैयार है और वो भी मलेशिया का टैग लगाकर, ताकि वो बस अपना तेल भारत को बेच सके। अब अगर देखें तो ये साफ पता चलता है कि कतर अरब देशों में अब अकेला पड़ चुका है, क्योंकि इजराइल और हमास की जंग में कतर को छोड़ सभी देशों के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक या तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए या फिर उनके विदेश मंत्री भारत आए हैं या फिर उन सभी ने भारत से बातचीत कर भारत से इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की बात की है। लेकिन कतर ऐसा देश था जो घमंड में चूर था और आज इसी का नुकसान उठा रहा है कि वो अरब देशों में अकेला पड़ चुका है। तो वहीं दूसरी खबर भी इस समय मिडिल ईस्ट से ही आ रही है, जहां पर एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है, जिस कारण मिडिल ईस्ट के कुछ देशों पर अब भारत को शक हो रहा है
कि या तो मिडिल ईस्ट के कुछ बड़े देश ऐसा कोई बड़ा हथियार या कुछ बना रहे हैं जो वर्तमान में काफी समस्या पैदा कर रहा है, और इसको लेकर भारत ने अभी चेतावनी भी जारी कर दी है। वर्तमान में मिडिल ईस्ट में नागरिक फ्लाइट्स में उड़ान भर रहे अरबों लोगों की जान खतरे में है। इस खतरे को देखते हुए DGCA ने बीते शुक्रवार को एयरलाइंस और फ्लाइटों को एक सर्कुलर जारी किया। हाल के दिनों में ऐसी कई रिपोर्टें सामने आई हैं जब नागरिक फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में उड़ान भरती हैं तो उनका नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हो रहा है, और अब ये खतरा एक बड़े स्तर पर उभर कर सामने आ रहा है। इस बात को लेकर DGCA ने एयरलाइंस को सचेत करते हुए एक एडवाइजरी जारी की। कुछ नागरिक फ्लाइट्स कभी कभी मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में बिना सिग्नल के उड़ान भर रही हैं। दरअसल देखा गया कि सितंबर के अंत में ईरान के पास कई कमर्शियल उड़ानों का नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया था। एक फ्लाइट तो स्पूफिंग का शिकार हुआ जो बिना अनुमति के ईरानी हवाई क्षेत्र में एंट्री कर गया। दरअसल स्पूफिंग का मतलब है जब एक फ्लाइट को नकली रास्ता दिखाया जाए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से ये देखा गया है कि मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को पहले एक नकली GPS सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल फ्लाइट्स को भटका देता है, जहां इसे जाना होता है ये उससे मीलों दूर ले जाता है। ये सिग्नल इतना मजबूत होता है कि ये हवाई जहाज के सिस्टम को प्रभावित कर देता है। अब समस्या ये आ रही है, डिप्टी चीफ को मार दिया गया। निश्चित रूप से कौन कौन सी ताकतें हमास को समर्थन कर रही है आइडेंटिफाइड है, विजिबल नहीं है, लेकिन ईरान का नाम आता है, बार बार आता है। सीरियल लड़ाके हो या हूती हो या जितने भी लोग जितने भी हैं सब हमास को समर्थन करते हैं, और इसलिए यह बात आप मान कर चलिए कि उनके मुकाबले इजराइल बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है टेक्नोलॉजी में और इरादों में, और धीरे धीरे इनका खात्मा कर रहे हैं। डिप्टी चीफ को मार दिया गया निश्चित रूप से। दूसरी बात कि कौन कौन ताकतें इनको हमास को समर्थन कर रही है वो आइडेंटिफाइड विजिबल है लेकिन सीधी नहीं है। ईरान का नाम आता है, बार बार आता है। ईरान हर तरीके की सपोर्ट हमास को कर रहा है, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, किसी भी तरीके का निश्चित रूप से। लेकिन जो बाकी वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसकी मैं बात कहूँगा, चाहे वो हिजबुल्ला हो या IS हो या सीरियन लड़ाके हो या हूती हो, ये जितने भी ये सब हमास को मजबूती से समर्थन दे रहे हैं, और इसीलिए 7 अक्टूबर से आज तक ये मुकाबला चल रहा है। और लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि इनके मुकाबले इजराइल बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है टेक्नोलॉजी में और इरादों में, और धीरे धीरे इनका खात्मा कर रहा है। नॉर्दर्न गाजा पूरा साफ कर चुके हैं, सदर्न गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हमास का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन और जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें देखिए खाली इजराइल नहीं है, बाकी जितने भी देश दुनिया आतंकवाद से त्रस्त हैं वो भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से आतंकवाद के मंसूबों को दबाना जरूरी है। लेकिन उसमें एक ही कंसर्न जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का, UN का, बाकी देश का आ रहा है कि वहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, निर्दोष लोग फ़लस्तीनी नहीं मारे जाने चाहिए। और देखिए फ़लस्तीनी युद्धबंदी रिहा हो रहे हैं, लेकिन हमास अभी भी बदमाशी कर रहा है कि उसने अभी भी UK और US के जो सिटीजन हैं उनको रिहा और जो बाइडेन ने बंधक बनाया हुआ है। बयान भी दे दिया कि जल्द अमेरिकी नागरिकों की भी रिहाई होगी, यानी स्कोप ऑफ डायलॉग या कहीं स्कोप ऑफ बार्गेन के तहत ये अभी सिर्फ पहला कदम उठाया गया है। लेकिन सीज फायर के बावजूद भी हमले नहीं रुके हैं। एक और सबसे बड़ी खबर आई जहां इजरायली फायरिंग में 2 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है, और इस फायरिंग में 11 फिलिस्तीनी घायल भी हुए हैं। उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि युद्ध विराम के बाद घर लौटते वक्त की फायरिंग की ये घटना सामने आई है। और इस हालात को देखते हुए जिस तरीके का माहौल अभी भी बना हुआ है, इजरायली फायरिंग में 2 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है, 11 फिलिस्तीनी घायल। तो महाविनाश का ट्रेलर, गाजा में दहशत इस वक्त मची हुई, इस पर आपको जानकारी दे दें। फिलिस्तीन से जो खबर ये आ रही है कि गाजा में इजरायली सैनिकों की फायरिंग हुई है। दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा की तरफ लोग जा रहे थे, लौट रहे थे, क्योंकि उत्तरी गाजा से आपको याद होगा कि दक्षिणी गाजा की तरफ बड़ी संख्या में मूवमेंट हुई थी लोगों की। युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीनी लोगों पर हमला हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और क्योंकि न सिर्फ ये हमला था, ये कोई वार्निंग, अब ये फायर नहीं किया गया, बल्कि इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। इजराइल से क्या खबर आ रही है? चेतावनी के बावजूद उत्तरी गाजा जा रहे थे ये लोग, इसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया।
बार बार मना करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं लोग। उपद्रव और दंगा फैलाने की साजिश थी, पर्चे गिराकर भी लोगों को अलर्ट किया गया था, लेकिन फिर भी जब नहीं माने तो उन्हें फायरिंग करनी पड़ गई। उत्तरी गाजा लौटना प्रतिबंधित और बेहद खतरनाक है, क्योंकि लगातार वहां पर हम देख रहे हैं कैसे आईडीएफ की तरफ से विध्वंस मचाया गया। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वीके चतुर्वेदी सर, ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई। इसके जहां रखा था रॉकेट का भंडार वहां हुआ बड़ा प्रहार। सीज फायर से पहले हमास के पावर सेंटर का हुआ विनाश। हमास ठिकानों पर इतना बारूद बरसा कि गाजा को आबाद होने में कई वर्ष लग जाएंगे। जहां से हो रही थी रॉकेट की बौछार, जहां से हो रहा था मौत का प्रहार, जहां रखा हुआ था रॉकेट का भंडार, सीज फायर से पहले हुआ बड़ा वार, हमास के पावर सेंटर में आर पार। गाजा में एक ऐसी जगह जहां था हमास के लड़ाकों का पावर सेंटर। पावर सेंटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो जगह है जहां से हमास के आतंकी इजरायली शहरों और उसके ठिकानों पर रॉकेट से हमले किया करते थे। गाजा में जब इजरायली फौज ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तब भी इसी जगह से हमास के लड़ाके इजरायल के जवानों और उनके टैंकों पर रॉकेट बरसाया करते थे। सात अक्टूबर को इजराइल पर चंद जो हजारों रॉकेट दागे गए थे वो भी इसी जगह से दागे गए थे। इजरायली फौज शुरुआत से इस जगह का पता लगाने में जुटी थी कि आखिर हमास रॉकेट दाग कहां से रहा है, लेकिन उसके हाथ नाकामी ही लग रही थी। यही वो जगह है जहां हमास आतंकियों के लिए स्टील की पाइपों से रॉकेट बनाया करते थे। इसी जगह पर हमास ने बहुत बड़ी संख्या में रॉकेट बनाकर उन्हें स्टोरेज कर रखा था। कहना गलत नहीं होगा कि यह हमास का पावर सेंटर ही था जो उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी रॉकेट हमलों का सोर्स था। इजरायली फौज ने आखिरकार उस सोर्स को खोज ही निकाला। हमास के उस पावर सेंटर का पता ठिकाना हासिल कर ही लिया। न सिर्फ खोजा और पता ठिकाना निकाला बल्कि उस जगह पर कब्जा भी जमा लिया। चीन ने टेक्नोलॉजी चोरी करके अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर दिया। उसने अमेरिका और रूस को भी नहीं छोड़ा और किंग जॉन उन ने कई मिसाइलों का परीक्षण करके अमेरिका को भी चौंका दिया। इंडस्ट्री में अब तक धमक देखते ही बनती थी। आज भी वैसे तो है, लेकिन रफ्तार कुंद पड़ चुकी है। और इसी दौरान चीन ने तेजी से तकनीक चोरी करके अपने मिसाइली बेड़े से लेकर पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर लिया। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त रूस को भी नहीं छोड़ा। अब दुनिया चीन से तो डर ही रही थी कि कुछ दिन पहले किम जोंग उन ने अपने ऐसे मिसाइल दुनिया को दिखा दिए जो अगर चले तो फिर अमेरिका की हालत खराब कर डालेगा। और अब हमास इजराइल वॉर के दौरान ईरान ने कुछ ऐसा दिखाया है कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। ईरानी सेना ने इस मिसाइल को पहली बार दुनिया के सामने पेश
भी किया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है फतह 2। इससे पहले ईरान ने फतह 1 नाम से भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था, लेकिन ईरान ने अभी तक इस मिसाइल को न तो अपनी सेना में शामिल किया और न ही टेस्ट से संबंधित कोई वीडियो या कोई जानकारी या फिर किसी तरह का डेटा सार्वजनिक किया है। दोस्तों, इसी साल जून में ईरान ने पहली बार फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने इस मिसाइल का आविष्कार किया है। ईरान के पास पहले से ही एक प्रभावशाली मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना काफी कठिन माना जाता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन के पास अपने खुद की कोई भी ऑफिशियल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जबकि ये देश लंबे समय से इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस वक्त केवल रूस और चीन ने ऐसा दावा किया है और बाकायदा वीडियो दिखाया है। हालांकि चीन को लेकर भी कहा जा रहा है कि उसकी तकनीक कमजोर है और वो केवल शोबाजी कर रहा है। हालांकि खुद अमेरिका ने भारत को लेकर कहा है कि भारत इस मामले में 13 मैक तक की स्पीड हासिल कर चुका है। भारत के पास वो तकनीक आ चुकी है, बस उसे दुनिया को दिखाना बाकी है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को लेकर क्या कुछ खुलासा किया वो तो आपको बताऊंगा। पहले ईरान की कहानी और इस हाइपरसोनिक तकनीक को जान लीजिए। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार एक ऐसा हथियार है जो हाइपरसोनिक गति से यात्रा करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक को ध्वनि की गति यानी कि आवाज की रफ्तार के हिसाब से परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, ध्वनि यानी कि आवाज की रफ्तार होती है 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे कम वाली रफ्तार को सबसोनिक स्पीड कहा जाता है और आवाज की रफ्तार से जो उड़ान भरी जाती है उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है और इससे 5 गुना रफ्तार को हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। मतलब दोस्तों, आवाज से 5 से 25 गुना रफ्तार को हम हाइपरसोनिक स्पीड कह सकते हैं। ठीक से कहूं तो 1 से 5 मील प्रति सेकंड या फिर 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड वाली रफ्तार। दोस्तों, ऐसी गति से नीचे यात्रा करने वाले हथियारों को सबसोनिक या सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। मतलब हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक है। दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन HGV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैन होते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दरअसल मिसाइल का ही एक प्रकार होते हैं जो प्रारंभिक बैलिस्टिक प्रक्षेपण चरण के बाद उच्च गति पर वायुमंडल में उड़ान भर सकते हैं। वहीं अब इजराइल खड़ा हो गया है। इजराइल को इस समय भारत के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी के चलते हुए इजराइल की तरफ से एक ऐसा कदम उठा लिया गया जिस कदम के बारे में पाकिस्तान जैसा देश कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इस समय जैसा कि आपको पता होगा, इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। दोनों आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब UN में वोटिंग हुई थी तो उस समय आपने देखा होगा भारत ने किसी का भी साथ नहीं दिया था। भारत ने अपना पक्ष न्यूट्रल रखा था, लेकिन अब जिस तरीके का काम इजराइल की तरफ से किया गया, इस चीज से हमें यह साफ समझ में आता है कि इजराइल को भारत की कितनी जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, मुंबई 26/11 ताज होटल पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, उस हमले की निंदा पूरी दुनिया ने की थी। जैसा कि आप जानते होंगे, वापस 26 तारीख को वही दिन आने वाला है जिस दिन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की तरफ से भारत में आतंकी हमला करवाया गया था। इसी के विरोध में अब इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। दोस्तों, इजराइल के उठाए इस कदम से हमें यह साफ समझ आया जब UN में भारत ने वोटिंग के समय अपना पक्ष न्यूट्रल रखा था, वह चीज इजराइल को पसंद नहीं आई थी। अब इजराइल को अपने साथ भारत का समर्थन चाहिए। अभी इजराइल ने भी लश्कर-ए-तैयबा को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इससे पहले इजराइल की तरफ से ऐसा नहीं किया गया था और यह भारत के लिए एक हिंट के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर इजराइल चाहता है कि भारत हमास को एक आतंकी संगठन घोषित कर दे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जियोपॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स होती है जिसमें हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। यहाँ पर अब इजराइल ने मौके पर चौका मारते हुए भारत का साथ चाहा है। इजराइल ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते लगातार खराब चल रहे हैं। अभी 26/11 की एनिवर्सरी आने वाली है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने इस हमले की निंदा की और घोषणा कर दी है कि लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकी संगठन है। इसके बदले में अब इजराइल भारत से चाहता है कि अब भारत हमास को एक आतंकी संगठन घोषित करे। इसको लेकर अगर एक्सपर्ट की राय देखी जाए तो इसको लेकर एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं कि अभी भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, क्योंकि इसके चलते हुए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं।
ऐसे में जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है उसके ऊपर भी सीधा असर पड़ सकता है। इसी के चलते हुए अभी तो भारत की तरफ से इस तरीके का कोई भी बड़ा कदम अचानक नहीं उठाया जाने वाला है। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल के लिए इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव चल देना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते से भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जबरदस्त एक्शन ले रहा है। इस एक्शन में भारत की बीएसएफ के जवान पाकिस्तान इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम के समझौते के 3 दिन बीत चुके हैं। हमास ने शुक्रवार को इजराइल की जेलों में बंद 39+3 कैदियों के बदले 24 बंधकों को रिहा कर दिया, जिनमें 13 इजराइल के नागरिक थे। राहत सामग्री लिए 200 ट्रकों, ईंधन के 4 ट्रक और दूसरे ट्रकों को गाजा में दाखिल होना है। इस दौरान उत्तरी और दक्षिणी गाजा में दोनों पक्ष कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम के समझौते के 3 दिन बीत चुके हैं। हमास ने शुक्रवार को इसराइल में बंद 39 फलस्तीनी कैदियों के बदले 24 बंधकों को रिहा कर दिया, जिनमें 13 इस्राएली नागरिक थे। शनिवार को भी 39 फलस्तीनी कैदियों के बदले हमास के कब्जे से 13 इस्राएली बंधकों को रिहा किया गया। इनके अलावा 4 थाईलैंड के नागरिकों को भी छोड़ा गया है। समझौते के तहत 4 दिन के इस युद्ध विराम में हर दिन राहत सामग्री लिए 200 ट्रकों, ईंधन के 4 ट्रक और 4 दूसरे ट्रकों को गजा में दाखिल होना है। इस दौरान उत्तरी और दक्षिणी गजा में दोनों पक्ष कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इसराइल की ओर से गजा पर निगरानी करने वाले ड्रोनों को भी नहीं उड़ाया जाएगा। लेकिन हमास ने आरोप लगाया है कि इसराइल ने सहायता सामग्री से लदे 97 ट्रकों को उत्तरी गजा जाने से रोक दिया है और दक्षिणी गजा के ऊपर ड्रोन उड़ाए हैं। इसराइल ने समझौते के उल्लंघन के आरोपों का खंडन किया है। हालांकि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन जंग रुकने से हमास को एक रणनीतिक बढ़त जरूर मिली है। यह हमास को हफ्तों तक चले भीषण युद्ध से फिलहाल उबरने में मदद करेगा, क्योंकि इस दौरान वो इजरायली हमले के कारण फंसा हुआ था और उसे काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि हमास इस समय को खुद को फिर से स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करेगा और अपने लड़ाकों को ऐसी जगहों पर तैनात करेगा जहां से वे आगे बढ़ती इस्राएली सैनिकों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सके। खास बात यह है कि युद्ध विराम उन्हें बाकी बचे बंधकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी मौका देगा, जहां इसराइल के लिए उन्हें ढूंढना और मुश्किल होगा। बंधकों की रिहाई और उनके परिजनों के लिए यह एक अच्छी खबर है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि जो बंधक पीछे रह गए हैं उनकी रिहाई और मुश्किल और खर्चीली हो जाएगी। किसी भी संगठन के लिए लगभग 240 बंधकों को रखना एक बहुत बड़ा भार है। इन बंधकों की लगातार देखरेख करना, उनकी निगरानी करना और जरूरत पड़े तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत होती है। अगर इनमें से कुछ बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या उन्हें किसी विशेष इलाज की जरूरत है तो ये स्थितियों को और जटिल कर देते हैं। जिन लोगों को विशेष देखरेख की जरूरत है उनसे छुटकारा पाकर हमास कोई दरियादिली नहीं दिखा रहा है, बल्कि मुख्य रूप से वो अपने उस संसाधन को आजाद कर रहा है जिसकी कहीं और जरूरत है। खासकर थाईलैंड और नेपाल के करीब 2 दर्जन मजदूरों के संदर्भ में ये सच है जिनको बंधक बनाए रखने का हमास के लिए कोई रणनीतिक महत्व नहीं है, क्योंकि ना तो वो इस्राएली हैं और ना ही यहूदी। एक और कारण है कि बाकी बंधकों को कब्जे में रखने का उन्हें एक आसान तर्क मिल जाएगा, क्योंकि उनमें अधिकांश इस्राएली सैनिक हैं या युद्ध लड़ सकने वाली उम्र के हैं। हमास तर्क देगा कि वे दुश्मन सैनिक या युद्धबंदी हैं और इससे नेतन्याहू सरकार पर कैदियों की अदला बदली का दबाव और बढ़ जाएगा, जैसा कि अतीत में हो चुका है जब इसराइल चंद इस्राएली सैनिकों के बदले सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर राजी हुआ और एक बार तो हजारों को रिहा किया। हमास इस्राएली जेलों में बंद अपने हजारों सदस्यों को रिहा किए जाने की मांग रखेगा।